हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। और सबसे पहले हम एसिटाइल कोलिन की बायोसिंथेसिस, उसका स्टोरेज कैसे होता है, कैसे वो रिलीज होता है और कैसे वो किन किन रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है और उनका क्या एक्शन आता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तब फिर हम कुछ कोलिनोमिमेटिक या पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एसिटाइल कोलिन की बायोसिंथेसिस यानी सिंथेसिस कैसे होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से ये हमने न्यूरॉन बनाया हुआ है, न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो साइनेप्टिक नॉब जिसको कहते हैं, या नर्व टर्मिनल जिसको कहते हैं, नर्व एंड जिसको कहते हैं, वहां पे ये सिंथेसिस हम दिखा रहे हैं। तो एसिटाइल कोलिन की सिंथेसिस होती है एसिटाइल को एंजाइम ए प्लस कोलिन, एक तरह का प्रोटीन है, कोलिन के साथ मिल करके बनते हैं एसिटाइल कोलिन। अब ये कोलिन कहाँ से आते हैं? ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होते हैं कोलिन। और एसिटाइल को एंजाइम कहाँ से आया? ये आया पायरुविक एसिड से। जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पायरुविक एसिड से जो एसिटाइल कोलिन बन जाता है, एसिटाइल को एंजाइम बनता है, जो पायरुविक क्रेब्स साइकिल जो चलती है, तो जब पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम फॉर्मेशन होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से एसिटाइल को एंजाइम ए साइटोप्लाज्म में आता है। ये न्यूरोप्लाज्म है, समझ लो, न्यूरॉन का साइटोप्लाज्म है। तो वो ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गए एसिटाइल को एंजाइम में, और कोलिन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से न्यूरोनल मेम्ब्रेन के थ्रू न्यूरॉन्स में। ठीक है, तो यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम प्लस कोलिन जो बना देते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। यहाँ पे एक ट्रांसफरेज एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज एंजाइम लगता है। इसी ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू ये एसिटाइल कोलिन बनते हैं। और फिर एसिटाइल कोलिन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वेसिकल्स में। छोटे छोटे वेसिकल्स, बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं। इन्हीं वेसिकल्स में जो मेम्ब्रेनल ट्रांसपोर्टर होते हैं वो एसिटाइल कोलिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इसी के अंदर ये स्टोर होते हैं। अब ये रिलीज कैसे होंगे? जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कोई कैल्शियम का जो है इनफ्लो होता है, इंटर करते हैं, तो यहाँ पे ये कैल्शियम का इंटर होना ही एक तरह से ये एक्सोसाइटोसिस कराता है। और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू ये एसिटाइल कोलिन ये साइनेप्स में, या आप कह सकते हैं कि यहाँ साइनेप्टिक गैप में, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, यहाँ एसिटाइल कोलिन ये रिलीज होते हैं। फिर ये फर्दर निकोटेनिक रिसेप्टर या मस्करेनिक रिसेप्टर से पोस्ट साइनेप्टिकली भी बाइंड कर सकते हैं, और प्री साइनेप्टिकली भी ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। निकोटेनिक रिसेप्टर, मस्करेनिक रिसेप्टर, अल्फा 2 रिसेप्टर, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है चार्ट फॉर्म में। देख चुके हैं कि निकोटिनिक रिसेप्टर कहाँ होते हैं और मस्करेनिक रिसेप्टर कहाँ होते हैं, अल्फा 2 रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं। ये सारा जो वो चार्ट फॉर्म में पढ़े थे, लोकेशन जहाँ पे हमने पढ़ा था, वो निकोटिनिक का लोकेशन, मस्करेनिक का लोकेशन और एड्रिनर्जिक का लोकेशन, तो हमने वहाँ पे देखा था कि प्री साइनेप्टिकली निकोटिनिक भी है, मस्करेनिक रिसेप्टर पाए जाते हैं और अल्फा 2 रिसेप्टर भी पाए जाते हैं। तो इन रिसेप्टर्स पे ये बाइंड करते हैं। अब इनकी एक तरह से बायोसिंथेसिस हो गया, एसिटाइल कोएंजाइम में प्लस कोलिन मिलकर एसिटाइल कोलिन बनाते हैं। एसिटाइल कोलिन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है वेसिकल्स में। फिर कैल्शियम के इनफ्लो से जो है ये एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। उसके बाद ये एसिटाइल कोलिन फर्दर रिसेप्टर्स पे चाहे पोस्ट साइनेप्टिकली चाहे प्री साइनेप्टिकली बाइंड करते हैं और अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। फिर इनके जो है यहीं पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में ही बहुत सारे एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम होता है। एसिटाइल कोलिन स्टरेज जो एसिटाइल कोलिन को हाइड्रोलाइज कर देता है। इमीडिएटली मिली सेकेंड्स में ये हाइड्रोलाइसिस होती है और फिर बनता है एसिटेट प्लस कोलिन। फिर से कोलिन उसी तरीके से सर्कुलेट होकर के न्यूरोप्लाज्म में चला जाता है। अच्छा, दो तीन ड्रग यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो हेमिकोलिनियम ड्रग है, हेमिकोलिनियम, जो कि कोलिन के ट्रांसपोर्टेशन को एक तरह से इनहिबिट करता है, प्रिवेंट करता है, कोलिन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने देता। अगर कोलिन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एसिटाइल कोलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरा ये है कि वेसामिकॉल, एक ड्रग है वेसामिकॉल, वो एसिटाइल कोलिन के ट्रांसपोर्टर
को ब्लॉक कर देता है, जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेसिकल के अंदर स्टोर करने के लिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उस ट्रांसपोर्टर को ही ब्लॉक कर देता है वेसामिकॉल, यानी कि एसिटाइलकोलिन वेसिकल्स में नहीं जाएंगे। तीसरा बोटुलिनियम टॉक्सिन है, बोटुलिनियम टॉक्सिन वो एसिटाइलकोलिन के रिलीज को ब्रेक करता है, तो एक सिंथेसिस को ब्रेक कर रहा है, दूसरा स्टोरेज ब्लॉक कर रहा है, और तीसरा रिलीज, एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं हो पा रहा है। तो जब एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होगा, वो साइनेप्टिक अवेलेबल नहीं होगा, तो एक्शन नहीं आएगा, एक्शन डर। दूसरा क्या है कि एसिटाइलकोलिन स्टोरेज एंजाइम ये एसिटाइलकोलिन को मेटाबोलाइज कर देता है एसीटेट और कोलिन, तो एसिटाइलकोलिन मिली सेकेंड में मेटाबोलाइज हो जाता है, तो इसका जो एक्शन होता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट होता है। इसलिए हम कुछ बाहर से एक्सोजेनसली बहुत सारे ड्रग्स एसिटाइलकोलिन जैसा ही बनाते हैं, जिसको हम उसी का जैसा एक्शन प्ले करेगा, लेकिन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन थोड़ा सा लॉन्ग होगा। और तरह तरह के हम एक्सोजिनसली ड्रग भी डिस्कस करेंगे, जैसे मेथाकोलिन, बेथानिकॉल और अदर कोलिनर्जिक ड्रग्स जो एक्सोजिनसली ड्रग जिसको हम कहते हैं कोलिनोमिमेटिक ड्रग और पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, वो ड्रग भी हम डिस्कस करेंगे। पहले एसिटाइलकोलिन का अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन हम डिस्कस कर, एसिटाइलकोलिन का हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम फर्दर जो अदर ड्रग्स के बारे में जिसको हम कोलिनोमिमेटिक ड्रग कहते हैं, फिर वो उनका भी एक्शन सेम ऐसा ही आएगा, बस वहाँ पे क्या होगा, ड्यूरेशन, उसका मेटाबॉलिज्म ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, उसकी फार्माकोकाइनेटिक, लेकिन फार्माकोडायनामिक लगभग सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आई पे एसिटाइलकोलिन का क्या इफेक्ट आता है। तो आई में जो मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स, सिलियरी मसल्स और लैक्राइमल मसल्स, इनके ऊपर जो मस्करेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो जो एसिटाइलकोलिन है या तो मस्करेनिक रिसेप्टर में बाइंड करके एक्शन आएगा या तो निकोटिनिक। तो सबसे पहले हम मस्करेनिक वाले जो एक्शन है M1, M2, M3 हम लोगों ने डिस्कस किया था चार्ट फॉर्म में, अगर याद होगा तो, और मैंने ये कहा था कि उनका लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो M1 का लोकेशन कहाँ है, M2 का लोकेशन कहाँ है, M3 का लोकेशन कहाँ है, तो यहाँ पे हमने देख दिया है, लोकेशन बता दिया है और कौन से रिसेप्टर इन ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, और फिर क्या एक्शन आएगा, अपने आप ही एक्शन निकल के आ जाएगा। तो वही चार्ट फॉर्म में जैसे पढ़ेंगे, तो सबसे पहला हम आई पे डिस्कस करेंगे एसिटाइलकोलिन। आई में जो मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स, सीलियरी मसल्स और होती हैं लैक्राइमल ग्लैंड। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था जितने स्मूथ मसल्स हैं वहां पे, और एक्सोक्राइन ग्लैंड किस वाले फॉर्म में, कॉलम में पढ़ा था M3 वाले पार्ट में। M3 रिसेप्टर्स होते हैं, जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं या कोई एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं। तो लैक्राइमल ग्लैंड जो आईज में पाई जाती है वो एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है, और जो स्मूथ मसल्स है सिलियरी मसल्स है और सर्कुलर मसल्स है। तो यहाँ इन तीनों रिसेप्टर, इन तीनों मसल्स में और ग्लैंड्स में पाए जाते हैं M3 रिसेप्टर्स। अब M3 रिसेप्टर्स मैंने बताया था कि एक्साइटेटरी एक्शन प्ले करते हैं, तो एक्शन क्या आ जाएगा कि सर्कुलर मसल कंट्रैक्शन। सर्कुलर मसल कंट्रैक्शन से क्या होगा, सर्कुलर मसल्स अगर कंट्रैक्ट कर रहा है तो मियोसिस कॉज करता है। मियोसिस यानी प्यूपिल डायमीटर डिक्रीज होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्यूपिल डायमीटर डिक्रीज हो रहा है। सीलियरी मसल्स कहाँ होते हैं, सीलियरी बॉडी में। सीलियरी मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं, सीलियरी मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे तो सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू लेंस अटैच होता है। तो सीलियरी मसल्स कंट्रैक्ट करेगा तो सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होगा, और जो लेंस है बीच में, जो लेंस है वो फ्लेक्सिबिलिटी उसकी जो है, यहाँ पे समझ लेते हैं, ये लेंस है और ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, और यहाँ से ये सिलियरी बॉडी है। तो सिलियरी बॉडी कंट्रैक्ट करेगा, सस्पेंसरी लिगामेंट लूज होगा, तो ये मोर कॉन्वेक्स होगा। लेंस हमारा क्या होगा, मोर कॉन्वेक्स, यानी कि जो नियर की जो नियर विजन के लिए हम इसको मोर कॉन्वेक्स बनाते हैं। तो एक तरह से ये कर्वेचर बदल रहा है लेंस का। तो सिलियरी मसल से क्या हो गया, मोर कॉन्वेक्स, लेंस क्या बन जाएगा, मोर कॉन्वेक्स बन जाएगा। ठीक है, फॉर द नियर विजन के लिए हमें क्या चाहिए, थिकनेस बढ़ जाती है। जब दूर की वस्तु देखते हैं तो हमें उसको फ्लैट करना होता है लेंस, तो फिर क्या करना है, सस्पेंसरी लिगामेंट को लाइट करना है, यानी सेशन होगा।
तो आइस पे जो तीन मसल्स हमें पता होना चाहिए, सर्कुलर मसल, सिलियरी मसल। सर्कुलर मसल से मियोसिस काज होगा, सिलियरी मसल से लेंस और कॉन्वेक्स बनेगा, और लैक्राइमल ग्लैंड है एक तरह का, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो सिक्रीशन होगा। तो यहाँ पे एक्साइटेटरी एक्शन आएगा क्योंकि यहाँ पे M3 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। दूसरा सेलेब्री ग्लैंड, ये भी M3 रिसेप्टर पाए जाएंगे क्योंकि एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगर उस चार्ट में देखेंगे तो एक्सोक्राइन ग्लैंड सारे स्मूथ मसल्स M3 रिसेप्टर। तो M3 रिसेप्टर यानी सलाइवरी सेक्रेशन, सलाइवा का सेक्रेशन क्या होगा, ये इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज सलाइवा सेक्रेशन। फिर हम लंग्स पे देखते हैं, लंग्स पे इफेक्ट क्या आता है, ब्रोंकियल मसल्स, वहां भी ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होते हैं। जो म्यूकस ग्लैंड होता है, जो म्यूकस सेक्रेट करता है, तो वहां पर भी M3 रिसेप्टर्स आएगा। तो M3 रिसेप्टर मतलब एक्साइटेटरी एक्शन, यानी कि ब्रोंकी मसल्स है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉज कराएगा ये। और म्यूकस ग्लैंड यानी कि ब्रोंकियल सिक्रीशन, म्यूकस ग्लैंड या ब्रोंकियल सिक्रीशन क्या होगा, ये इंक्रीज हो गया। तो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन और म्यूकस ग्लैंड ब्रोंकियल सिक्रीशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे M3 रिसेप्टर है और एक्साइटेटरी एक्शन शो करता है, ये मसल कंट्रैक्शन कराता है और ग्लैंड से कोई सिक्रीशन कराता है। नेक्स्ट है हमारा GIT सिस्टम पे। GIT में भी स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन कराएगा, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसका सिक्रीशन कराएगा। तो जो हमने वहां पे डिस्कस किया था कि स्मूथ मसल्स GIT की मोटिलिटी यानी पेरिस्टालसिस बढ़ाएगा, ये M3 रिसेप्टर्स है यहाँ पे। लेकिन एक जो पैराक्राइन है जिसको पैराइटल सेल कहते हैं, वहां पे हमने देखा था कि M1 का लोकेशन कहाँ था, न्यूरोनल और गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी पैराक्राइन ग्लैंड। तो पैराइटल सेल्स, जो पैराक्राइन सेल्स है, वहां पे M1 होता है, यानी कि जो एसिड का सिक्रीशन है वो HCl का सिक्रीशन बढ़ाएगा M1 रिसेप्टर, क्योंकि पैराइटल सेल पे M1 रिसेप्टर होते हैं, बाकी के गैस्ट्रिक ग्लैंड में M3 रिसेप्टर्स होते हैं। तो M3 यानी कि कोई भी सिक्रीशन होगा तो बढ़ेगा, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन बढ़ेगा, HCl का सिक्रीशन बढ़ेगा, स्मूथ मसल कंट्रैक्शन से पेरिस्टालसिस यानी GIT मोटिलिटी बढ़ेगी। हार्ट पे जो है M2 होते हैं, M2 रिसेप्टर का लोकेशन हमने पढ़ा था, हार्ट में SA नोड में होंगे, AV नोड में होंगे, एट्रिया में होंगे, वेंट्रिकल्स में होंगे। तो यहाँ M2 का मैंने रिसेप्टर बताया था कि इनिबिटरी एक्शन शो करता है, एक्साइटेटरी एक्शन नहीं, यहाँ पे इनिबिटरी एक्शन आता है। M1 एक्साइटेटरी, M2 इनिबिटरी, M3 फिर एक्साइटेटरी, ये हमने डिस्कस किया था। तो SA नोड पे क्या होता है, SA नोड पे काम जनरेट नर्व इम्पल्स। तो SA नोड अगर ब्लॉक करता है, SA नोड पे अगर M2 रिसेप्टर जो होते हैं उस पे एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, डिक्रीज होगा, नर्व इम्पल्स जनरेशन डिक्रीज होगा। जो AV नोड पे है तो कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, एट्रिया का कंट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, डिक्रीज वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, क्योंकि वेंट्रिकल्स में पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन नहीं होता लेकिन M2 रिसेप्टर होता है। तो M2 रिसेप्टर होने की वजह से एसिटाइलकोलिन अगर बाइंड करता है M2 रिसेप्टर पे तो इनहिबिटरी एक्शन शो करेगा, यानी वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन कॉज कराएगा। ब्लड वेसल्स में भी M3 रिसेप्टर होते हैं, मैंने बताया था इसमें M3 एंडोथेलियल, वैस्कुलर एंडोथेलियम में जब M3 रिसेप्टर होते हैं, जब कोई एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा तो M3 रिसेप्टर पर जब बाइंड करेगा तो भैया एंडोथेलियल जो लेयर्स हैं वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करेंगे, EDRFAX रिलीज करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड का नेचर ये है कि वैसोडाइलेशन कराते हैं, यानी कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स M3 रिसेप्टर तो है लेकिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होना है, वैसोडाइलेशन होना है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेशन से एक रिफ्लेक्स एक्शन आएगा जो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज से फिर हार्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक रिफ्लेक्स ट्रैकिकार्डिया, बाद में पहले ब्रैडिकार्डिया दिखेगा एसिटाइलकोलिन की वजह से, फिर टैकिकार्डिया आ जाएगा यानी हार्ट रेट बढ़ेगा, क्यों, रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिनरी ब्लैडर। फिर से मैंने कहा यूरिनरी ब्लैडर मतलब स्मूथ मसल्स मतलब M3 रिसेप्टर, यानी कि स्मूथ मसल्स का कंट्रैक्शन होगा, यानी यहाँ पे डिक्टर्सर मसल, जो यूरिनरी ब्लैडर वॉल होती है वो डिक्टर्सर मसल कहलाती है, वहाँ पे M3 रिसेप्टर होते हैं, वो मस्कुलर का कंट्रैक्शन कराएंगे जिससे कि यूरिनेशन होगा, यानी कि
एसिटाइलकोलिन क्या कराते हैं, यूरिनेशन काज कराते हैं बाय कंट्रैक्टिंग डिट्रेसर मसल्स एंड रिलैक्सिंग स्फिंक्टर, स्फिंक्टर मसल से रिलैक्स करता है हमेशा इनकी वजह से, है ना। तो डिट्रेसर मसल्स कंट्रैक्ट करेगा, स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिनेशन कॉज कराएगा एसिटाइलकोलिन अगर हम M3 रिसेप्टर को बाइंड कराते हैं तो। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज भी एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वाले में तो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन, सॉरी पैंक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे M3 रिसेप्टर होते हैं। M3 रिसेप्टर मतलब एक्साइटेड रिएक्शन। फिर स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड में भी F3 रिसेप्टर होते हैं। स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन यानी स्वेट का सिक्रीशन बढ़ाएगा, क्यों, क्योंकि M3 रिसेप्टर से। मेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन्स में मतलब कि क्या होते हैं कि इसमें इंडोथेलियल लेयर्स होती है, यहाँ पे भी इरेक्टाइल टिश्यूज होती है जो हाईली वैस्कुलर होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, वैसोडाइलेशन होगा, ब्लड फ्लो होगा, दैट कॉज इरेक्शन। ठीक है। सीएनएस, सीएनएस मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो भी एक्शन आते हैं मोस्टली निकोटिनिक एक्शन आते हैं, क्योंकि ये न्यूरोनल जो गैंग्लिया होते हैं वहाँ पे न्यूरोनल टाइप का निकोटिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और निकोटिनिक रिसेप्टर हमेशा क्या होता है, एक्साइटेटरी एक्शन आएगा। अगर एसिटाइलकोलिन बाइंड करेगा निकोटिनिक रिसेप्टर पे तो अगला जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है वो एक्साइटेशन होगा। अगर वो ब्रेन में है तो वहाँ पे एक्साइटेटरी एक्शन एसिटाइलकोलिन का आएगा।